नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी में भारत के उद्योग के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, जिन पर टिक लगा हुआ उन पर वीडियो पहले से अपलोड है। तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपको भारत के उद्योग से संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं। तो उद्योग से तात्पर्य एक ऐसी उच्च आर्थिक क्रिया से है जिसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा उनके संवर्धन से होता है। यहाँ पर संवर्धन का मतलब प्रमोशन से है और उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन से है। मतलब सीधा सा आप ऐसा समझिए कि उद्योग का तात्पर्य पैसे कमाने की ऐसी क्रिया से होता है, मतलब पैसे कमाने के ऐसे कार्य से होता है जिनका संबंध प्रोडक्ट एवं सर्विस के प्रोडक्शन और प्रमोशन से होता है। प्रमोशन में वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो वस्तु के उत्पादन के बाद विक्रय तक दी जाती हैं, और विक्रय के बाद भी जो सेवाएं दी जाती हैं वो सब की सब प्रमोशन में शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए गारंटी दी जाती है, वारंटी दी जाती है, या फिर उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। ये सब के सब प्रमोशन में शामिल होते हैं। तो सीधा सा आप ये चीज़ उद्योग के बारे में याद रखिएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई एक फर्म है जो कि ऐसा कार्य करती है तो वो उद्योग नहीं कहलाएगा। जब एक समान वस्तुओं के उत्पादन में अनेक फर्म लगी होती हैं ना, तो यह सब फर्म मिलकर ही उद्योग कहलाती हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल उद्योग की अगर बात करें तो आपको पता है मारुति भी है, टाटा भी है, होंडा भी है। तो ये सब की सब क्या करती हैं? ऑटोमोबाइल उद्योग का निर्माण करती हैं। और अगर अलग से काम करें तो वो फिर उद्योग नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक ही अगर फर्म हो तो उद्योग नहीं कहलाएगा। ऐसे ही आपको पता है कि दूरसंचार उद्योग में आइडिया है, एयरटेल है, रिलायंस जियो है, बीएसएनएल है। तो ये सब अलग अलग फर्म जब मिलकर एक जैसा कार्य करती हैं तभी उद्योग कहलाता है। तो ये चीज़ आप उद्योग के बारे में समझ लीजिएगा। भारत में जो औद्योगिक विकास है ये दो प्रकार से हुआ। पहला स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भी दो प्रकार से प्रयास किए गए। पहला नीतिगत सुधार और दूसरा संस्थागत सुधार। नीतिगत सुधार अर्थात सरकार ने नीतियां बनाकर उद्योगों के विकास में योगदान दिया, और दूसरा संस्थागत सुधार यानी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना करके भी उद्योगों के विकास में जोर दिया। तो अब एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के पूर्व की। तो जैसे कि आपको पता है कि प्राचीन काल से जो भारत है वो अपने सूती वस्त्रों, रेशम वस्त्रों, मलमल वस्त्रों तथा कलात्मक वस्तुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन ब्रिटिश शासन की नीतियों और इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति ने भारत के औद्योगिक हस्तशिल्पों का विनाश कर दिया था, क्योंकि जो भारतीय वस्तुएं थी वो इंग्लैंड में मशीनों से बने हुए वस्तुओं की बराबरी नहीं कर पाती थी। आपको पता है कि जो वस्तुएं हाथ से बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो महंगी ज़्यादा होंगी, और उनकी जो गुणवत्ता है वो मशीन से बनी हुई वस्तुओं की अपेक्षा कम होगी। यही कारण था कि जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण जो भारत का उद्योग था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, फिर भारत में जो औद्योगिक विकास की शुरुआत है वो 1853 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र के रूप में की गई, किंतु ये जो प्रयास था ये असफल रहा। उसके बाद 1854 में कावसजी नानाभाई डावर द्वारा प्रथम सफल प्रयास किया गया, जिसमें सूती वस्त्र मिल की स्थापना मुंबई में की गई। फिर 1855 में भारत की प्रथम जूट मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में खोली गई। 1874 में भारत की प्रथम लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल के कुल्टी में खोला गया। उसके बाद 1870 में प्रथम कागज कारखाना पश्चिम बंगाल में ही कलकत्ता के बाली में खोला गया, और 1876 में भारत की प्रथम ऊनी वस्त्र मिल जो है वो लाल इमली कानपुर में खोली गई। और अगर बात करें कि भारत की प्रथम सीमेंट उद्योग की, तो भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई के रानीपेट में खोला गया। भारत में 1923 में प्रथम दिया सलाई उद्योग गुजरात के बड़ोदरा में, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के जेके नगर में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग 1937 में स्थापित किया गया।
1940 में प्रथम वायुयान कारखाना HAL द्वारा मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बेंगलोर में स्थापित किया गया और 1941 में प्रथम जहाजरानी उद्योग विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। तो स्वतंत्रता के पूर्व इतने सारे कार्य किए गए। तो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ की गई या फिर कब की गई। ऐसे ही आपसे कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जैसे ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई प्रथम, ठीक है, या फिर प्रथम कागज कारखाना की स्थापना कहाँ की गई, कब की गई। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है और अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इनकी ट्रिक भी बना दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद के औद्योगिक विकास की, जिसमें सबसे पहला है नीतिगत सुधार। तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 6 अप्रैल 1948 को लागू की गई। इस नीति के द्वारा देश के उद्योगों को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में बांट दिया गया तथा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान भागीदारी दी गई। तो याद रखिएगा कि ये जो प्रथम औद्योगिक नीति थी, इसमें देश के उद्योग को 2 भागों में बांट दिया गया था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, और साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी। इसके बाद आई दूसरी औद्योगिक नीति। तो इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को आरक्षण दिया गया, साथ ही साथ उद्योगों को श्रेणीबद्ध कर दिया गया, जिसमें प्रथम श्रेणी में केंद्र सरकार के अधीन उद्योग, द्वितीय श्रेणी में राज्य सरकार के अधीन उद्योग और तृतीय श्रेणी में निजी क्षेत्र के उद्योग को रखा गया। साथ ही साथ इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इस नीति के अंतर्गत जो अवशिष्ट उद्योग हैं उनको निजी उद्यम के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है, मतलब जो निजी उद्योग हैं उनके लिए छोड़ दिया गया क्या, अवशिष्ट उद्योग। इसके बाद जो अगला है वो है औद्योगिक नीति 1973। इसके अंतर्गत भारतीय उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। साथ ही साथ इस नीति के अंतर्गत भारत में MNCs को अनुमति दी गई। MNCs मतलब क्या होता है, तो ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, अर्थात बाहर की जो कंपनियां हैं वो आकर भारत में निवेश कर सकती हैं। इसकी अनुमति औद्योगिक नीति 1973 के अंतर्गत दी गई। फिर आती है औद्योगिक नीति 1977, जिसमें जो विदेशी निवेश है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कि जो 1973 में विदेशी निवेश को अनुमति दी गई थी, उसके बाद 1977 में जो औद्योगिक नीति आई उसमें विदेशी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब अब यहाँ पर 1977 में जो विदेशी कंपनियाँ थी वो भारत में निवेश नहीं कर सकती थी, ठीक है। फिर आता है औद्योगिक नीति 1986। तो इसके बारे में आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि औद्योगिक नीति 1986 में जो लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण या फिर आप ऐसा बोले कि उद्योग की रीढ़ कहे जाने वाली औद्योगिक नीति आई, जो थी औद्योगिक नीति 1991, जिसको LPG नीति के नाम से जाना जाता है। LPG मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे PV नरसिम्हा राव जी और साथ ही साथ वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। इस टाइम पे भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। भारत के पास 2 हफ्ते के आयात का ही खर्च बचा हुआ था। तब मनमोहन सिंह द्वारा और PV नरसिम्हा राव द्वारा ये नीति लाई गई, जिसमें LPG को महत्व दिया गया। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस नीति की जो घोषणा है ये 24 जुलाई 1991 में की गई थी। ये डेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखिएगा कि 24 जुलाई 1991 को भारत की औद्योगिक नीति 1991 या फिर LPG नीति लागू हुई। L का मतलब मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, यानी इससे पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, अर्थात बाहर से कंपनियां आकर यानी विदेशी कंपनियां आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इस नीति के लागू होने के बाद जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन यानी बहुत सारे क्षेत्रों को निजीकरण कर दिया गया और साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र की कंपनियां थीं उनको बहुत सारा छूट भी दिया गया और व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण।
इसका मतलब ये है कि भारत की जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट बाहर भी बेच सकती हैं और बाहर की जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट भारत में भी बेच सकती हैं। मतलब कि जो पूरा विश्व है वो एक बाजार बन गया वैश्वीकरण के अंतर्गत। तो याद रखिएगा कि ये जो नीति है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संस्थागत सुधार की, जिसमें हम लोग दो प्रकार से बात करेंगे, पहला स्वतंत्रता के पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के पूर्व संस्थागत सुधार की, जिसमें पहला है टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कारपोरेशन, जिसकी स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में की गई। दूसरा है इसको यानी इंडिया आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1908 में की गई। और तीसरा है विस्को, विस्को मतलब विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कर्नाटक के भद्रावती में 1923 में की गई। याद रखिएगा कि कान्हन घाटी मध्य प्रदेश से ये कोयला प्राप्त करता है, यानी जो विस्को है ये कान्हन घाटी मध्य प्रदेश से कोयला प्राप्त करता है। तो स्वतंत्रता के पूर्व इतने संस्थागत सुधार थे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद संस्थागत सुधार की, जिसमें पहला है भिलाई इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना 1956 में रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में किया गया। दूसरा है राउरकेला इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना 1959 में ओडिशा में जर्मनी की सहायता से किया गया। तीसरा है दुर्गानगर इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना 1962 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से किया गया। और चौथा है बोकारो इस्पात उद्योग, जिसकी स्थापना 1974 में झारखंड में रूस की सहायता से किया गया। तो यह कुछ महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार थे जिसके माध्यम से भारत में उद्योगों का विकास हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत में उद्योगों के वर्गीकरण की। तो भारत के उद्योगों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है कृषि आधारित उद्योग, तीसरा है वन आधारित उद्योग और चौथा है खनिज एवं तकनीकी आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में आता है लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और सीमेंट उद्योग। दूसरा जो कृषि आधारित उद्योग है उसके अंतर्गत चीनी उद्योग, कपास उद्योग और जूट उद्योग को शामिल किया जाता है। वन आधारित उद्योग में रेशम, लाख और कागज उद्योग को शामिल किया जाता है। और खनिज तथा तकनीकी आधारित उद्योग में वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग और रेल निर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लौह इस्पात उद्योग की। जो लौह इस्पात उद्योग है इसमें सबसे पहला है इसको। इसको मतलब इंडिया आयरन एंड स्टील कारपोरेशन, अर्थात भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग। यह कोयला आधारित उद्योग है। इसको के पश्चिम बंगाल में 3 प्रमुख कारखाने हैं, एक कुल्टी में है, दूसरा वर्णपुर में और तीसरा हीरापुर में। इसको को लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है वो झारखंड के सिंहभूमि से होती है। कोयले की प्राप्ति झारखंड के झरिया से होती है। मैग्नीज की जो प्राप्ति है वो झारखंड और ओडिशा के बड़ा जामदा से होती है। और साथ ही साथ चूना पत्थर और डोलोमाइट की जो प्राप्ति है वो ओडिशा के वीर मित्रपुर से होती है। और जो जल की प्राप्ति है वो इसको को बराकर नदी से होती है। बराकर नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है, तो इसी से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बाजार है इसका तो ये है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग। तो इसको के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टिस्को की। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि स्थित है झारखंड के जमशेदपुर में। यह आदर्श स्थिति में स्थापित लौह इस्पात उद्योग है। इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति है वो गुरु महिसाणी और बादाम पहाड़ी उड़ीसा से होती है। कोयले की प्राप्ति झारखंड के झरिया से। चूना पत्थर और डोलोमाइट की जो प्राप्ति है वो ओडिशा के वीर मित्रपुर से। और मैग्नीज की जो प्राप्ति है वो सिंहभूम ओडिशा से होती है। और इसको जो जल प्राप्त होता है वो होता है स्वर्ण रेखा नदी और खरमाई नदी के संगम से। इसका जो बाजार है वो है कोलकाता और मुंबई रेल मार्ग। ठीक है, तो टिस्को के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम या फिर वाईजैक लौह इस्पात उद्योग की। यह भारत का पहला तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग है।
इसको लौह इस्पात की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के वैलाडीला खदान से होती है। साथ ही साथ कोयले की प्राप्ति दामोदर घाटी से होती है, और अगर कम पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया से भी कोयला आयात किया जाता है। चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति तेलंगाना के खम्भन क्षेत्र से होती है, और इसका जो परिवहन और बाजार क्षेत्र है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, अब मैं आपको भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह के नाम बताता हूँ जो कि भारत से लौह अयस्क निर्यात करने के लिए जाने जाते हैं। पहला है मर्मागावो बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। दूसरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह जो कि आपको पता है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और तीसरा है पारादीप बंदरगाह जो कि स्थित है ओडिशा में। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि पारादीप बंदरगाह का नया नाम क्या है। यहाँ पर आपको पारादीप के संबंध में एक चीज़ और याद रखनी है कि जो पारादीप बंदरगाह है ये मुख्य रूप से जापान के लिए लौह अयस्क निर्यात करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विस्को की। विस्को यानी विश्वेश्वरैया आयरन एवं इस्पात उद्योग, यह स्थित है कर्नाटक में। इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है कुंद्रेमुख और बाबा बुदन गिरी से। चूना पत्थर और मैग्नीज की प्राप्ति इसको चिकमंगलूर से होती है, और विद्युत की जो पूर्ति होती है वो होती है जोग जल विद्युत परियोजना से, और जल इसको प्राप्त होता है भद्रा नदी से। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि यहाँ कोयले का अभाव होने के कारण लौह अयस्क के प्रगलन के लिए, मतलब उसको गलाने के लिए विद्युत भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसको विद्युत आपूर्ति जो है वो जोग जल विद्युत परियोजना से की जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग की। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राउरकेला इस्पात उद्योग की। इसकी स्थापना 1959 में ओडिशा में जर्मनी की सहायता से की गई। इसको लौह अयस्क की प्राप्ति क्योंझर और सुंदरगढ़ ओडिशा से होती है। कोयले की प्राप्ति झारखंड के झरिया से होती है। मैग्नीज की प्राप्ति क्योंझर से, और जल की जो पूर्ति है वो कोयल और शंख नदी से होती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि चूना पत्थर जो है इसको वीर मित्रपुर से प्राप्त होता है, और इसका जो परिवहन और बाजार है वो मुंबई कोलकाता रेल मार्ग है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भिलाई इस्पात उद्योग की। इसकी स्थापना 1956 में छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई। इसको लौह अयस्क की जो प्राप्ति है वो डल्ली राजहरा और बैलाडीला छत्तीसगढ़ से होती है। कोयले की प्राप्ति जो है वो कोरबा छत्तीसगढ़ से होती है। मैग्नीज की प्राप्ति बालाघाट भंडारण क्षेत्र से। चूना पत्थर और डोलोमाइट की जो प्राप्ति है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से होती है, और जल पूर्ति जो है ये कोरबा ताप विद्युत ग्रह केंद्र से होती है। ठीक है, तो भिलाई इस्पात उद्योग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद अगला है दुर्गापुर इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना 1962 में ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में की गई। इसको लौह अयस्क जो है वो झारखंड के सिंहभूम से प्राप्त होता है। कोयला प्राप्त होता है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से। चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है वो वीर मित्रपुर से प्राप्त होता है, और जल पूर्ति जो है वो दामोदर नदी से होती है। इसके बाद जो अगला है वो है बोकारो इस्पात उद्योग। इसकी स्थापना 1974 में झारखंड में रूस की सहायता से की गई। इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है ओडिशा के क्योंझर से। कोयला प्राप्त होता है झारखंड के झरिया से। चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है वो वीर मित्रपुर से प्राप्त होता है। जल की पूर्ति इसको बोकारो नदी से होती है, जो कि आपको पता है दामोदर की सहायक नदी है। और परिवहन तथा इसका जो बाजार है वो है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग। तो आपको बोकारो इस्पात उद्योग के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सैलम इस्पात उद्योग की। जो सैलम इस्पात उद्योग है इसकी स्थापना 1982 में तमिलनाडु के सैलम में की गई। यह इस्पात उद्योग जो है ये स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है। लौह अयस्क जो है इसको प्राप्त होता है सेवराय की पहाड़ियों से, और कोयला जो है कोयले का लिग्नाइट रूप ये प्राप्त होता है इसको तमिलनाडु के नेवेली से। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें सैलम इस्पात उद्योग के संबंध में याद रखना है। मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है कि ये जो इस्पात उद्योग है ये स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विजयनगर इस्पात उद्योग की। जो विजयनगर इस्पात उद्योग है ये कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। इसको लौह अयस्क की जो प्राप्ति है वो वेल्लारी हासपोर्ट क्षेत्र से होती है। कोयले की प्राप्ति जो है वो मध्य प्रदेश के कान्हन घाटी से होती है, और शुद्ध जल विद्युत की जो आपूर्ति है वो तुंगभद्रा परियोजना से
होती है। तो विजयनगर इस्पात उद्योग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग की। ठीक है, तो पहला जो निजी क्षेत्र का इस्पात उद्योग है वो है असार इस्पात उद्योग। ये जो है ये गुजरात के हजीरा में स्थित है। दूसरा है इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि महाराष्ट्र के डोलमी में स्थित है। और तीसरा है जिंदल विजयनगर इस्पात लिमिटेड जो कि कर्नाटक के बेल्लारी हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है। और चौथा है टिस्को जो कि झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये महत्वपूर्ण जो निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की। एल्यूमिनियम जो कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु है, जबकि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है लोहा। तो याद रखिएगा कि जो एल्यूमिनियम है यह एक रासायनिक तत्व है जो कि धातु के रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। तो इन्हीं की अशुद्धियों को विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध करके एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण अयस्क हैं इनकी अशुद्धियों को दूर करके ही शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। भारत में जो प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग है उसकी स्थापना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग की। तो पहला है नाल्को। नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसकी स्थापना 1981 में ओडिशा के दामनजोड़ी में फ्रांस की मदद से की गई। याद रखिएगा कि जो नाल्को है वो दुनिया की सबसे सस्ती एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, ओडिशा के दामनजोड़ी में, वो भी फ्रांस की मदद से। ठीक है, इसके बाद अगला है बाल्को। बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना 1965 में महाराष्ट्र के कोयना में की गई और इसकी एक इकाई की स्थापना छत्तीसगढ़ के कोरबा में की गई थी। जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के कोरबा में की गई है उस इकाई को रूस की मदद से स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिंदाल्को की। हिंदाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में 1958 में यूएसए के मदद से की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं माल्को की। तो माल्को की 3 इकाई स्थित हैं जो कि तमिलनाडु में ही स्थित हैं। एक इकाई चेन्नई में, दूसरी इकाई सैलम में और तीसरी मट्टूर में। इनकी स्थापना 1965 में की गई है, वो भी किसकी मदद से, इटली की मदद से। तो याद रखिएगा जो माल्को है इसकी स्थापना इटली की मदद से की गई है और इसकी 3 इकाई तमिलनाडु में अलग अलग जगह पर स्थित हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं इंडाल्को की। इंडाल्को मतलब इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना भी 3 इकाइयों के रूप में की गई है और ये कब की गई है, तो ये की गई है 1938 में और कनाडा की मदद से। पहली इकाई केरल के अल्बापे में, दूसरी इकाई झारखंड के मुरी में और तीसरी इकाई जो है उसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के जेके नगर में की गई है। ठीक है, मैंने आपको माल्को का पूरा नाम नहीं बताया। माल्को का पूरा नाम है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वाल्को की। वाल्को मतलब वेदांता एल्यूमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना ओडिशा के झारसुगड़ा में 1976 में जर्मनी की मदद से की गई है। तो आपको इन महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में याद रखना है कि इनकी स्थापना कब की गई, कहाँ की गई और किसकी मदद से की गई। और एक नाम तो आपको खुद ही याद रखना है, नाल्को, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग जो कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। इसका जो प्रमुख कच्चा माल है वो है चूना पत्थर, जो कि कुल उत्पाद का 66% उपयोग किया जाता है। भारत में सबसे पहले 1904 में चेन्नई के रानीपेट में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी, हालांकि ये असफल रही। इसके बाद 1912-13 में पोरबंदर में इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। फिर 1915 में कटनी में और 1915-16 में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट कारखाना की स्थापना की गई। याद रखिएगा कि सीमेंट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कृषि आधारित उद्योग की।
जिसमें पहला है कपास उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में जो सूती वस्त्र उद्योग का योगदान है वो 14% है, जबकि भारत की जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग का जो योगदान है वो मात्र 4% है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना है वो 1818 में पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की गई थी, परंतु यह जो प्रयास था ये असफल रहा। भारत में जो प्रथम सफल प्रयास है सूती वस्त्र मिल की स्थापना की वो किया गया था 1854 में मुंबई में कावसजी डावर द्वारा। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। और किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी कावसजी डावर द्वारा। ठीक है। अब हम लोग भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग की लगभग 122 मिलें स्थित हैं। महाराष्ट्र का सूती वस्त्र के उत्पादन में 42.2% का योगदान है। महाराष्ट्र में जो मुंबई है यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसीलिए मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी तथा भारत का कार्टनोपोलिस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मुंबई को क्या कहते हैं? भारत का कार्टनोपोलिस या फिर सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। ठीक है। इसके बाद अगला है गुजरात। तो गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग की लगभग 122 मिलें हैं। गुजरात का योगदान सूती वस्त्र उद्योग में 26% है। अहमदाबाद प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर स्थान जो है वो ब्रिटेन में स्थित है, वो भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। वैसे ही भारत में जो गुजरात है वो भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण से गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और याद रखिएगा कि पूर्व का वोस्टक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यूएसए यानी अमेरिका को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है ये धागा निर्माण की सर्वाधिक मिलें यहाँ पर पाई जाती हैं। कोयम्बटूर दक्षिण भारत में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि जो कोयम्बटूर है उसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोयम्बटूर है वो तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तर भारत में सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन करता है तथा कानपुर यहाँ पर प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है, इसीलिए इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर भारत में जो कानपुर है ये सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपको कई सारी चीज़ें याद रखनी है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। जबकि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं अहमदाबाद को। और भारत का कार्टनोपोलिस किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है मुंबई को। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो चीन के बाद भारत में होता है। चीन में सबसे ज़्यादा होता है। फिर भी जो चीन है वो भारत से कपास मंगाता है, यानी चीन को भारत द्वारा कपास भेजी जाती है। उसका कारण ये है कि भारत में जो कपास होता है उसके रेशे जो होते हैं वो लंबे होते हैं और अच्छे होते हैं। इस कारण से ये धागा बनाने में काम उपयोग आता है और यही कारण है कि जो चीन है वो भारत से कपास निर्यात करता है। ठीक है। कपास से संबंधित या फिर ऐसा कहिए कि जो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। एक था हैंडलूम पार्क योजना, जिसकी स्थापना 28 जून 2016 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो था हथकरघा उद्योग को ब्रांड बनाना। दूसरा था नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो खस्ताहाल कपड़े मिले हैं उनको संभालना। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण दो योजनाएं हैं जो कि किससे संबंधित हैं? सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले की। तो अगला है जूट उद्योग। जूट, जिसको सुनहरा तंतु या फिर गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम जूट जो मिल है उसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर की गई थी।
विश्व में जो भारत है वो जूट के सामान के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश है। और भारत में जूट यानी पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जो क्षेत्र है या फिर राज्य है वो कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट की सर्वाधिक कारखाने जो हैं वो भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं। उनकी संख्या है 64। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है वो ढाका में यानी बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के समस्तीपुर, कटिहार और दरभंगा में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के टीटागढ़, जगदलपुर, हावड़ा, रिसरा यहाँ पर जूट का उत्पादन किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गुट्टूर में जूट का उत्पादन किया जाता है। तो आप जूट से संबंधित इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चीनी उद्योग की। जो चीनी उद्योग है इसको वजन हास उद्योग या फिर वेट लूज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। चीनी उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित किए जाते हैं। चीनी के उत्पादन में भारत जो है वो ब्राज़ील को पीछे करके प्रथम स्थान पर है और चीनी के उपभोग में भी भारत जो है वो प्रथम स्थान रखता है। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1840 में बिहार के बोतिया में की गई थी। भारत में सर्वाधिक चीन की जो मिलें हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और एक चीज़ आप ये याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जो गन्ने होते हैं वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। यही कारण है कि वहाँ पर कम गन्ने से ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि श्री गंगानगर राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित है। ठीक है। तो चीनी उद्योग के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन आधारित उद्योग की, जिसमें पहला है कागज उद्योग। कागज निर्माण की विधि का जो विकास है वो 300 BC में चीन में हुआ है। भारत में कागज का जो प्रथम कारखाना है वो 1716 में विलियम कैरी द्वारा चेन्नई में खोला गया था, लेकिन उनका यह प्रयास जो था ये असफल रहा। भारत में कागज का जो प्रथम सफल कारखाना है वो 1870 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बाली में खोला गया था। कागज उद्योग जो है यह एक वजनहास उद्योग है, इसलिए इस उद्योग का जो स्थायीकरण है वो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर किया जाता है। भारत में कागज निर्माण हेतु निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। पहला, मुलायम लकड़ी जो कि कोणधारी वृक्ष से प्राप्त होती है। दूसरा, बांस जो कि कच्चे माल के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है 70%। तीसरा है सवाई घास जो कि 15% उपयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं एमपी के जो कागज़ होते हैं, क्योंकि एमपी में ये घास पाई जाती है तो उसमें ये ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो सवाई घास जिसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना, तो वो कागज़ सर्वोत्तम कागज़ होते हैं, मतलब इससे सर्वोत्तम कागज़ प्राप्त किया जाता है। फिर है बगासी। बगासी जो है वो गन्ने के खोए से प्राप्त की जाती है और कागज़ निर्माण में इसका जो योगदान है वो लगभग 7% है। फिर अगला है रैक्स। रैक्स जो है वो होता है कागज़ का टुकड़ा या फिर कपड़े के टुकड़े जिससे लुगदी बनाई जाती है। इसका प्रयोग हस्त निर्मित कागज़ बनाने में किया जाता है। जो विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र होते हैं ना वो इसी के कागज़ से बनाए जाते हैं। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा जो हस्त निर्मित कारखाना है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है पांडुचेरी में। अब हम लोग कागज उद्योग के वितरण की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, कोलकाता और वासवेरिया, हावड़ा और दमदम में स्थित है। आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री और तिरुपति में, कर्नाटक में भद्रावती और मैसूर में बांस आधारित, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वल्लारपुर और सांगली में। सांगली में अखबारी कागज प्राप्त होते हैं, जबकि वल्लारपुर में जो कागज की मिल स्थित है ये देश की सबसे बड़ी कागज मिल स्थित है। ठीक है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोटों का कागज बनाया जाता है जो कि सवाई घास पर आधारित होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा कि तमिलनाडु के पुगालूर में जो है वो अखबारी कागज बनाया जाता है। ठीक है। तो कागज के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेशम उद्योग की। रेशम उद्योग की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है रेशम कीट पालन तथा रेशा प्राप्त करना, और दूसरा होता है कि रेशे से वस्त्र बनाना अर्थात रेशमी वस्त्र उद्योग। आपको पता है कि जो रेशमी कीट होते हैं वो शहतूत के वृक्ष की पत्तियों में पाले जाते हैं, और ये क्या कहलाता है, मतलब इन कीटों को पालन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सेरी कल्चर। भारत में 4 प्रकार के रेशे तैयार किए जाते हैं।
पहला है सहतूत या फिर मालबरी रेशा, जो कि कर्नाटक में प्राप्त किया जाता है, और इसके प्राप्ति की अगर बात करें तो 72% यही रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यह उच्च कोटि का रेशम होता है। दूसरा है मूंगा रेशम, जो कि असम में बनाया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है। तीसरा है टसर या फिर तसर रेशम, जो कि झारखंड में पाया जाता है। और चौथा है आरंडी रेशम, जो कि निम्न कोटि का रेशम होता है। और ये कहाँ पर होता है, तो ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर जगहों में ये पाया जाता है या फिर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि निम्न कोटि का जो रेशम होता है वो कौन सा होता है, आरंडी रेशम, और उच्च कोटि का जो रेशम होता है वो कौन सा होता है, सहतूत या फिर मलबरी रेशम। ठीक है, सहतूत को ही मलबरी कहते हैं इंग्लिश में, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। भारत में जो रेशम के उद्योग हैं वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित हैं। तो इतनी चीज़ें आपको रेशम उद्योग के संबंध में याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लाह या फिर लाख उद्योग की। भारत जो है विश्व में लाख उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भारत में 60% जो है वो लाख का उत्पादन किया जाता है। जो लाख का कीड़ा होता है ना, वो बबूल या फिर बेर के पेड़ में पाला जाता है। भारत का सर्वाधिक जो है उत्पादन लाख का कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है झारखंड में। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची के नामकुम में स्थित है। ठीक है, तो आपको लाख उद्योग के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वन आधारित उद्योगों को भी एक एक करके देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं खनिज व तकनीकी आधारित उद्योग की, जिसमें पहला है वायुयान निर्माण उद्योग। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उद्योग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख केंद्र नासिक, कानपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर और हैदराबाद में स्थित हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। अगला है जलयान निर्माण उद्योग। तो आधुनिक ढंग का जो जलयान बनाने का पहला कारखाना है वो सिंधिया नेविगेशन कंपनी द्वारा वर्ष 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। वर्ष 1952 में इसे केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था और अब इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड कंपनी चला रही है। ठीक है, तो जलयान निर्माण उद्योग के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे निर्माण उद्योग की, अर्थात रेलवे लोकोमोटिव्स उद्योग की। मैं आपको बता दूं कि चितरंजन लोकोमोटिव्स वर्क यानी CLW यह पश्चिम बंगाल के वर्धमान में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। 1972 से पहले यहाँ पर स्टीम लोकोमोटिव बनती थी, जबकि डीजल इंजन का जो कारखाना है वो वाराणसी में स्थित है और अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण होता है। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा कि जो कपूरथला कोच फैक्ट्री है वो पंजाब में स्थित है, रायबरेली कोच फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1925 में की गई थी। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें रेल निर्माण उद्योग के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेड यानी सीसा और जस्ता अर्थात जिंक उद्योग की। तो मैं आपको बता दूं कि पहला लेड स्मेल्टिंग प्लांट जो है वो टुंड्रू धनबाद में स्थापित किया गया था। राजस्थान के जावर और राजपुर दरीबा में अयस्क की प्राप्ति होती है इसकी, जबकि देश में 4 जस्ता यानी जिंक स्मेल्टर स्थित हैं। एक स्थित है अलवाई केरल में, दूसरा स्थित है देवारी राजस्थान में और तीसरा स्थित है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और एक और स्थित है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा लेड और जस्ता उद्योग के संबंध में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग की। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जनरल मोटर लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1928 में मुंबई में हुई थी। फोर्ड मोटर्स वर्ष 1980 में चेन्नई में स्थापित किया गया, जबकि प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड कुर्ला मुंबई में स्थापित किया गया और हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड जो है वो उत्तरपुरा कोलकाता में स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें ऑटोमोबाइल उद्योग के संबंध में याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मशीन उपकरण उद्योग की। तो मैं आपको बता दूं मशीन टूल का उत्पादन 1932 में प्रारंभ हुआ, जो कि किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। 1953 में हिंदुस्तान मशीन टूल की स्थापना हुई और मैं आपको बता दूं कि सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी मदद से? स्विट्जरलैंड की मदद से। हैवी इंजन निगम लिमिटेड जो कि रांची में स्थापित किया गया था 1958 में रूस की मदद से और 1966 में विशाखापट्टनम में भारी मशीनरी उद्योग की स्थापना
चेक सहयोग से की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि टेल्को की स्थापना 1951 में जमशेदपुर में की गई और भेल की स्थापना यानी भोपाल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की स्थापना भी की गई थी मशीन उपकरण उद्योग के संबंध में। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जादवपुर इकाई में बहुमूल्य उपकरणों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ताम्र या फिर कॉपर उद्योग की। तो मैं आपको बता दूं कि 1924 में इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। पहला संयंत्र जो है वो घाटशिला सिंहभूम में खोला गया था, जबकि 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई थी और 1972 में इंडिया कॉपर लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी। जबकि वर्तमान में दो संयंत्र काम कर रहे हैं, एक है घाटशिला सिंहभूम वाला और दूसरा है खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान वाला। तो ये दो प्रमुख संयंत्र अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रसायन आधारित उद्योग की। तो मैं आपको बता दूं कि वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग और मेटालॉजिकल उद्योग के बाद चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। इस उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। मुख्यतः उर्वरक, प्लास्टिक, पेंट और कृत्रिम रेशे के उत्पादन में 90% सल्फर आयात किया जाता है। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में इसकी महत्वपूर्ण इकाइयां स्थित हैं। और साथ ही याद रखिएगा कि विश्व का प्रथम नैनो यूरिया संयंत्र जो है वो गुजरात में स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं उर्वरक की। तो मैं आपको बता दूं कि पेट्रो रसायन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के समीप इस उद्योग को स्थापित किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन करने वाली इकाइयों में से 70% जो इकाइयां हैं नेफ्ता का उपयोग कच्चे माल के रूप में करती हैं। वर्ष 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में पहला सुपर फास्फेट प्लांट खोला गया था। 1951 में सिंदरी झारखंड में पहला आज़ादी के बाद कारखाना स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा कि जो भारत है वो नाइट्रोजन उत्पादन करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, एक है FCI और एक है NFL। FCI मतलब फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी 4 प्रमुख इकाइयां हैं। एक इकाई सिंदरी झारखंड में स्थित है, दूसरी तलचर असम में, तीसरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और चौथी जो है रामागुंडम आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर बात करते हैं NFL की। NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी जो महत्वपूर्ण इकाइयां हैं वो भटिंडा, पानीपत और विजयपुर में स्थित हैं। ठीक है, तो आप रसायन आधारित उद्योगों के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी PDF पाओ तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जितनी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड है उनकी फ्री में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।